जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 34 मैनेजेरियल पोर्शन को स्टार्ट किया था। मैनेजेरियल पोर्शन में ही आगे चलते हैं। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का ओवरव्यू कि हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में या इस मैनेजेरियल पोर्शन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बड़े टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे और उसके बाद छोटी सी होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। ठीक है, तो पहले हम होम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। होम असाइनमेंट में याद रखिए आपके जो होम असाइनमेंट है इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ताकि हमारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे थोड़ी बहुत, और फिर उसके अलावा आपको छोटी छोटी केस स्टडी टाइप या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे, जिनका पर्पज़ ये होता है कि स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे आपके केस स्टडी के कंसेप्ट्स को बिल्ड किया जाए। लेकिन ये माइक्रो लेवल की केस स्टडीज़ हैं, एग्जाम लेवल की नहीं है। ठीक है, लेकिन बाहर आ चुके सिचुएशन बेस्ड हैं तो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। पहले एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस। इनमें से कौन सा एक्सटर्नल एनालिसिस का हिस्सा नहीं है? कौन सा? बीसीजी मैट्रिक्स, क्योंकि ये कंपनी की इंटरनल प्रोडक्ट से पोर्टफोलियो का एनालिसिस है। ठीक है जी। फिर बॉर्डर 5 फोर्सेस मॉडल, क्या ये एक्सटर्नल है? मार्केट सेगमेंटेशन, ये भी, हाँ जी बिल्कुल, मार्केट कह लें या इंडस्ट्री कह लें। ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है। जो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है वो है बीसीजी मैट्रिक्स। फिर विच एनालिसिस कंबाइन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस? कौन सा? स्वॉट एनालिसिस। ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस कौन सा है? इंटरनल या एक्सटर्नल है? इंटरनल। बीसीजी मैट्रिक्स, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, एक्सटर्नल। और स्वॉट एनालिसिस दोनों कंबाइन। इसमें जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये इंटरनल एलिमेंट को शो कर रही है और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल को। ये SWOT 4 अल्फाबेट्स है ना, 2 अल्फाबेट्स इंटरनल के लिए है, 2 एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल के लिए कौन से हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या है? विद इन द कंपनी क्या चीज पॉजिटिव है। वीकनेस क्या है? विद इन द कंपनी क्या चीज नेगेटिव है। अपॉर्चुनिटी क्या है? आउटसाइड द कंपनी क्या चीज पॉजिटिव है। थ्रेट क्या है? आउटसाइड द कंपनी क्या चीज नेगेटिव है। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस इंटरनल को भी, इंटरनल प्लस माइनस और एक्सटर्नल प्लस माइनस, ये 4 चीजों का नाम है। इंटरनल प्लस, इंटरनल माइनस, एक्सटर्नल प्लस, एक्सटर्नल माइनस, 4 चीजें हैं। हर अल्फाबेट किसी ना किसी चीज को शो कर रहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल और पॉजिटिव या नेगेटिव फोर्स। नेक्स्ट, डिफाइन कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज में हमने क्या सीखा था? कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? एबिलिटी टू जनरेट हायर रिटर्न देन कंपेटिटर। अच्छा, आगे एक और लफ्ज था वो भी अहम था, इन दी लॉन्ग रन। ठीक है, यानी शॉर्ट रन में नहीं, अगर शॉर्ट रन में थोड़े अरसे के लिए कोई फर्म इस काबिल होती है ना कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सके, उसे हम कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं कहेंगे। कंपेटिटिव एडवांटेज वो है जो साल तक आपके साथ चले। चंद दिनों के लिए किसी वजह से कोई कंपेन वगैरह चला के, कोई अच्छी एडवर्टीजमेंट करके कुछ अरसे के लिए डिमांड बढ़ा ली, प्रॉफिट अर्न कर लिया ज़्यादा, ये कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है। अब पॉजिटिव ज़रूर है, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, लेकिन ये कंपेटिटिव क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्लासिफिकेशन जो थी, ये जो मैंने आपको क्लास में लिखवाई थी, आपने उसको फॉलो करना है। मैंने कल भी बताया था। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो बीसीजी मैट्रिक्स है, ये सॉरी, हाँ जी इंटरनल में, और इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये जो है इनको आप ऐसा कीजिए कि एक्सटर्नल में ले जाइए। कल हमने एक्सटर्नल में किए थे ना इनको, बीसीजी। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये कंसेप्चुअल क्लासिफिकेशन है। एग्जाम में वो आपसे हमेशा किसी एक थ्योरी के अंदर जाके पूछेगा। एग्जाम में आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि बताओ एक्सटर्नल कौन सी है, इंटरनल कौन सी है, ये नहीं पूछेगा। ये तो वैसे मैंने खुद से बनाए हुए ना एमसीक्यूज, तो इसलिए आपसे पूछते हैं, वरना एग्जाम में वैसे एग्जाम में आपको थ्योरी की एप्लीकेशन पूछेगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफिक थ्योरी के। भैया मैंने ये बताया प्यारे भाई, ये मैंने खुद बनाया, अल्लाह के बंदे, इसको छोड़ दे, इंटरनल एक्सटर्नल छोड़ दे, जो जैसे मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ मेरा भाई वैसे कर ले जिस। ठीक है, शाबाश।
आज हम क्या स्टडी करें, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा विच एनालिसिस कंबाइंस, सॉरी ये कंपैरेटिव लिस्ट टू फेमस थ्योरीज इन द एक्सटर्नल एनालिसिस व्यू। सबसे फेमस कौन सी है, सबसे ज्यादा है एक्सटर्नल एनालिसिस, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। क्लियर जी। चलिए, अच्छा क्या आपको हर थ्योरी की एप्लीकेशन पता है कि इसमें मॉडल सिखाता क्या है हमें? बस ये अहम चीज थी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टार्ट करने के लिए। सबसे बड़ी थ्योरी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को कंबाइन करती है, वो है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। स्वॉट और पेस्टल एनालिसिस ये हम दोनों बाद में इकट्ठे करेंगे। आईकेएप ने रिसेंटली अटेंड में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें भी उसने एक ही केस स्टडी में स्वॉट एनालिसिस पेस्टल एनालिसिस दोनों को पूछ लिया। स्टेप नंबर 1 हम सीखने जा रहे हैं किस इंडस्ट्री में हमें इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, किस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहिए। ठीक है, एज्यूम कीजिए कि कंट्री के बारे में डिसाइड कर चुके हैं हम कि पाकिस्तान में बिजनेस करना है। अब आगे फर्दर हमने किस इंडस्ट्री में हमें अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए ये डिसीजन कर रहे हैं। तो स्टार्ट में आपको सिखा रहा है, कह रहा है पहले टाइप ऑफ इंडस्ट्री समझ लीजिए, फिर ये वैल्यूएट कर लीजिएगा कि कौन सी इंडस्ट्री बेहतर है और कौन सी नहीं। पहले क्या समझ लीजिए, टाइप ऑफ इंडस्ट्री समझ लीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री स्टडी करनी है। ब्रॉड कैटेगरी, देखिए किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करनी हो ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ा, उसमें कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करते थे डिफरेंट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो फिर उसके बाद पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन है। तो आप जिस तरह किसी भी कंसेप्ट को डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन एक तो ये है कि नेचर ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर ली जाए। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ये एक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल सेक्टर, शुगर सेक्टर, केमिकल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, एयरलाइन सेक्टर। ठीक है, ये सारे ये भी इंडस्ट्रीज ही हैं। हर एक सेक्टर अपने आप में एक इंडस्ट्री है। लेकिन हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो नेचर ऑफ बिजनेस के लिहाज से नहीं पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन। वो हम पढ़ रहे हैं कि वो इंडस्ट्री उसके अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और वो इंडस्ट्री अपने किस फेज पे है, स्टार्टिंग फेज पे है, मेच्योरिटी फेज पे है या के डिक्लाइन फेज पे है। ये है क्लासिफिकेशन का तरीका जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे सबसे पहले देखें इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री का मतलब है बहुत से सप्लायर्स जो कि सिमिलर गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए अगर हम कहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री, तो इसमें हर तरह के बैंक्स आ जाएंगे। कुछ बैंक्स इसमें इस्लामिक बैंकिंग वाले हैं, कुछ ट्रेडिशनल बैंकिंग वाले हैं, दोनों ही आ जाएंगे जब हम ब्रॉड लेवल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये एक इंडस्ट्री है, इसमें हर तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। वो भी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो भी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो भी जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, टैफडा वगैरह, ठीक है, वीटीआई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह, वो सारे आ जाएंगे। मतलब इंडस्ट्री क्या है, किस चीज का नाम है, ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर उसके अंदर हर तरह की कंपनीज आ जाएंगे। यह है इंडस्ट्री। क्लियर? ठीक है, जैसे कह रहा है फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें हर तरह की वो कंपनीज आ जाएंगी जो कि गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती है। वो चाहे छोटी गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हो 660 सीसी, चाहे बड़ी गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हो, ठीक है, मर्सिडीज, पोर्श, वो हर तरह की जो कंपनी है वो इसमें क्लासिफिकेशन आ जाए। इसी तरह अगर हम बात करें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की,
तो उस इंडस्ट्री के अंदर भी हर तरह की कंपनी आ जाएगी जो किसी ना किसी तरीके से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। वो आईफोन भी उसी इंडस्ट्री में है, सैमसंग भी उसी इंडस्ट्री में है, हुआवे भी उसी इंडस्ट्री में है, और अदर मोटरोला भी। वो इंडस्ट्री ब्रॉडर भाई समझ आ रही है। इसके बाद क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट लेवल पे एक अगला कंसेप्ट समझाना है सेगमेंटेशन का। इंडस्ट्री में वेरिएशंस ज्यादा हैं, वेरिएशंस ज्यादा है। कोई कंपनी होती है वो किसी टाइप ऑफ प्रोडक्ट को फोकस कर रही होती है, कोई कंपनी किसी टाइप, जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें, कुछ बैंक ऐसे होते हैं वो सिर्फ इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल फाइनेंस के ऊपर फोकस, कुछ कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं, कुछ सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं दोनों। एजुकेशन इंडस्ट्री सेम है लेकिन फोकस डिफरेंट है। तो जब हम एक बड़ी इंडस्ट्री को सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन, इसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। आपने शायद स्टैट में भी इस तरह का कोई कंसेप्ट पढ़ा, स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट। स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट क्या होता है, स्टैट में पढ़ा है ये, कोई लफ्ज़ सुना है? चले इसको छोड़िए। तो सेगमेंटेशन क्या है? ब्रॉड मार्केट को, बड़ी इंडस्ट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, लेकिन डिवाइड किस बेस पे कर रहे हैं ये अहम है, बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये इंडस्ट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। फिर इसके बाद सेगमेंट की डेफिनेशन आपको दे रहा है। सेगमेंट देखिए क्या है, कह रहा है विद इन एन इंडस्ट्री देयर में बी डिफरेंट सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या है? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्ट ऑफ ए लार्ज इंडस्ट्री। एक बड़ी इंडस्ट्री के छोटे छोटे पार्ट सेपरेट। जैसे कह रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं असेंबली ऑफ ऑटोमोबाइल्स में एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स में। या बात बात आपने देखा होगा 3S सर्विसेज, सेल, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स, वो एक सेगमेंट है। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसको आप देखें, इसमें सेल अलहदा फॉर एग्जांपल कंपनी कर रही है, और उसके बाद स्पेयर पार्ट्स के लिए हो सकता है आपको जो डिफरेंट प्लेसेस पे जाना पड़े, अदर प्लेसेस पे जाना पड़े। तो सेगमेंटेशन क्या है? बड़ी इंडस्ट्री के छोटे पार्ट्स, ठीक है। ये हर कंपनी याद रखिए, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो किसी इंडस्ट्री में सारे कंज्यूमर को सर्व कर सके। इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? क्योंकि हर कंज्यूमर की डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट। तो कंपनीज क्या करती हैं? अपने टारगेट मार्केट एस्टेब्लिश करती हैं कि हमने किस मार्केट के किस हिस्से को फोकस करना है। जैसे इवन छोटी सी एग्जांपल देते हैं हम, शैम्पू इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, वैसे तो कॉस्मेटिक जनरल ब्रॉड कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कुछ शैम्पू बनाने वाली कंपनीज हैं वो फोकस करती हैं वो लंबे बालों के ऊपर, कुछ फोकस करते हैं जी सिकरी, ये क्या है, खुश्की और खुश्की और डैंड्रफ को खत्म करने के लिए, कुछ फोकस करती है लंबे घने बालों के लिए। कोई और एग्जाम्पल बदलते हैं जी। कुछ होती है, कुछ कंपनीज ऐसे, जैसे फर्ज कीजिए कि चले सोप्स की एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ कंपनीज, सोप इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट है। कुछ आपको, हाँ बिल्कुल कुछ ऐसे, हाँ जी, कुछ ऐसी कंपनीज होंगी वो हमारे जमाने के ऐड आती करती लाइफ बॉय सोप की। वो क्या था, पूरी ट्रेन नहा लेती उससे। वो कहते थे हमारा साबुन जो है फिर भी अभी भी वैसे का वैसा ही है। हाँ जी। तो ये डिफरेंट कंपनी, याद रखिए इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, यही समझा रहा है। फिर कह रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री है सेवरल सेक्टर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कुछ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, और कुछ अदर।
ये डिफरेंट सेगमेंट है। हमारे लिए सेगमेंटेशन को समझना इसलिए जरूरी है कि कोई भी कंपनी मार्केट में सारे के सारे कंज्यूमर को सर्व नहीं कर सकती। उसे डिसाइड करना है कि किस तरह के कंज्यूमर को सर्व करना है, वो सेगमेंटेशन की जाती है। सेगमेंटेशन का मतलब है आपने मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद डिसाइड किया किसको सर्व करना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में खास तौर पे ये जो क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन होते हैं ये अहम होती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो कंपनीज होती हैं वो फोकस कर रहे होते हैं। 2 डिसीजन उनके सामने होते हैं। पहला डिसीजन, क्या हमें मार्केट के अंदर जो हाई पेयर कस्टमर है हमारा, जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसको सर्व करना चाहिए, या कि जो लो पेइंग, जो जिनकी लो इनकम है उनको सर्व करना चाहिए। दोनों के लिए मॉडल्स डिफरेंट होंगे। ये सेगमेंटेशन है। पहले याद रखें, इंडस्ट्री का डिसाइड किया जाता है, फिर उसके बाद उस इंडस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं, सेगमेंटेशन, और फिर हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है। ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कोई एक कंपनी ऐसी हो जो डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट कर रही हो, और कोई एक कंपनी ऐसी हो जो सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट को टारगेट कर रही हो। ठीक है, आपने कुछ कंपनीज ऐसी देखी होंगी जो ऐसी गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कि लग्जरी कार्स भी प्रोवाइड कर रही है और इकोनॉमी मॉडल भी उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, ताकि दोनों तरह की पॉपुलेशन, जो दोनों तरह के सेगमेंटेशन को टारगेट किया जा सके। कुछ कंपनीज ऐसी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ जो है इकोनॉमी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको टारगेट करते हो, कुछ सिर्फ लग्जरी कार मैन्युफैक्चर करती हो। ये डिफरेंट सेगमेंटेशन है। इस तरह गाड़ियों के अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें एक और सेगमेंटेशन होती है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पहले हुआ करती थी ये पेट्रोल बेस्ड, गैस और हाइब्रिड, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी हैं। तो ये डिफरेंट सेगमेंटेशन जी। फिर इसके बाद हमें क्या बताता है, कह रहा है अब आपको इंडस्ट्री और सेगमेंट में फर्क समझ आ गया। इंडस्ट्री ब्रॉडर टर्म, सेगमेंट उसका स्पेसिफिक पार्ट। अब कह रहा है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मैं आपको बताता हूं, एंड पे ये आप मुझे बताएंगे कि किस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना पसंद करेंगे, आपके सामने कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट भी करेंगे, जो भी आपकी ऑप्शन होगी। पहले टाइप फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। ये बेसिकली पोर्टर, मैं आपको बताया था, पोर्टर मैनेजमेंट के अंदर जो डिफरेंट ज्यादातर थ्योरीज हैं वो माइकल पोर्टर ने दी है, इसीलिए आपको अक्सर पोर्टर का नाम सुनने को मिलेगा डिफरेंट थ्योरीज में। पहली इंडस्ट्री की टाइप फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कौन सी है? यह स्मॉल फर्म्स सेलिंग टू स्मॉल पोर्शन ऑफ मार्केट। छोटी छोटी फर्म्स हैं और ये स्मॉल पोर्शन को टारगेट कर रही होती है। एग्जांपल्स क्या है? जैसे बार्बर शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, बेकरीज, ऑटो रिपेयर्स। ये आप देखें जगह जगह आपको शॉप्स खुली मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है एक रोड के ऊपर आपको 3-4 शॉप्स मिल जाएं। ठीक है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और ये लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर को सर्व कर रही होती है। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री अमूमी तौर पे ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ या उसके करीब तर वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर दूसरी एग्जाम्पल ग्लोबल इंडस्ट्री। ग्लोबल इंडस्ट्री कौन सी है? जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सर्व कर रही होती हैं अपनी प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट कंट्रीज में। इनके डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांचेस होती हैं। जैसे ग्लोबल इंडस्ट्री के एग्जांपल कौन से? पाकिस्तान में कौन कौन सी इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रहे हैं? सैमसंग, KFC, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, एप्पल, सैमसंग वगैरह वगैरह। ये ग्लोबल कंपनीज है। लेकिन जाहिर है ग्लोबल लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें उससे पहले बहुत से दूसरे फेजेस से गुजरना पड़ा। फिर इसके बाद इमर्जिंग। अच्छा, आपने ज्यादा फोकस अब इन तीन के ऊपर करना है, इन तीन के ऊपर। ठीक है, इमर्जिंग इंडस्ट्री, मैच्योर इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। इमर्जिंग इंडस्ट्री कौन सी है? ऐसी इंडस्ट्री जो अभी रिसेंटली अपने इनिशियल स्टेज पे है। ठीक है, अभी डेवलपमेंट, अभी ग्रोथ हो रही है, अभी इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, जैसे 3D मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 3D मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट क्या है कि एक होती है 2D मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है 1D। क्या होता है 1D? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या है? आप सिर्फ आगे या पीछे एक साइड में मूव कर सकते हैं। 2 डायमेंशन क्या है? आगे पीछे भी, लेफ्ट राइट भी। और 3 डायमेंशन क्या है? आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। ठीक है, हम जब शुरू में गेम्स खेला करते थे, शुरू में, आज से कोई समझ लीजिए कोई 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो गेम्स हुआ करती थी 1 डायमेंशन। उसमें जो करैक्टर होता था ना, वो सिर्फ आगे या पीछे जाया करता था। फिर उसके बाद आगे
मज़ीद जब डेवलपमेंट हुई 2D गेम्स आ गए जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। अब वो 3D गेम है जिसमें कैरेक्टर जो है वो बाज़ का स्मॉल भी हो सकता है, लास्ट घूम के भी दिखाते हैं। ये जो वो याद है वो टॉम राइडर एक गेम आई थी, वो हम बड़े शौक से खेलते थे। वो एक 3 डायमेंशन थी, लेफ्ट राइट आगे पीछे। तो 3D मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट क्या है कि आप कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ, इस वक्त हमारा जो कॉलेज में प्रिंटर है ना, जिससे हम नोट्स वाला प्रिंट करते हैं, वो गैस कीजिए 1D या 2D या 3D? वो 2D है, क्योंकि पेज अगर उसमें हम एंटर करें वो सिर्फ लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे ये लिख सकता है, वो हाइट नहीं प्रिंटिंग कर सकता। लेकिन 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, तो हाइट भी प्रिंट करते हैं। जैसे अगर मैंने इसको प्रिंट करना है तो क्या करना होगा मुझे, मैं इसका एक मॉडल स्कैन करवाऊंगा प्रिंटर को। अब वो इसको प्रिंट करने के लिए उसमें 3D कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं। 3D प्रिंटिंग वो क्या करता है, इस मॉडल को पहले स्कैन कर लेता है, फिर डेफिनेटली उसके अंदर इसका मटेरियल हम ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रिंटर भी ऐसे टिपिकल प्रिंटर नहीं होते जैसे हमारे बड़े, वो बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं, बिल्डिंग साइज के प्रिंटर भी होते हैं, ठीक है। 3D प्रिंटिंग में आप ऑफिसेज भी बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑफिसेज जिनको बनाने मैन्युफैक्चर जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए 6-6 महीने लगते थे, वो 24 घंटे के अंदर ऑफिस आपका तैयार हो जाता है 3D प्रिंटिंग के जरिए। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंडस्ट्रीज है। इसी तरह और बहुत सी इंडस्ट्रीज है, जैसे वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या है कि अब आप जो है वो जो स्पेशल उनके ग्लासेस वगैरह होते हैं, उनके जरिए से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, आप अपने आप को फील करते हैं जैसे आप उस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हाँ, और स्पेस टूरिज्म कि भाई चांद की सैर करवाते हैं आपको मार्स की सैर करवाते हैं। अब दुनिया इस तरफ जा रही है। ये सारी न्यू इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है मैच्योर इंडस्ट्री। मैच्योर इंडस्ट्री कौन सी है? ऐसी इंडस्ट्री जो कि अपने इस वक्त एक्सट्रीम पे, यानी जिसमें याद रखिएगा मैच्योर को हम मैनेजमेंट में डिफाइन करते हैं ऐसी इंडस्ट्री को जिसमें मजीद ग्रोथ नहीं हो रही। अगर किसी में, हाँ, सोलर पैनल जो भी मेरे ख्याल 2 महीने पहले ग्रोथ में थे, ठीक है, अब डिक्लाइनिंग में आ गए हैं। तो ये मैच्योर इंडस्ट्रीज, मैच्योर इंडस्ट्री की एग्जांपल हमारे पास क्या है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री को कहते हैं जिसमें ग्रोथ डाउनवर्ड जा रही हो, यानी ग्रोथ हो ही ना, बेसिकली डिक्लाइन आ रहा है, लोग इसकी डिमांड कम कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशन कम कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री को हम कहते हैं डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। तो 3 तरह की इंडस्ट्रीज कौन सी हो गई? इमर्जिंग, मैच्योर, डिक्लाइनिंग। और 2 जो मजीद पहले हमने पढ़ी वो कौन सी थी? फ्रैगमेंटेड और ग्लोबल। चलिए अब मैं आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछता हूं। आपने डिसाइड करना है इन 5 में से किसी एक इंडस्ट्री में, किस इंडस्ट्री में आप एंट्री पसंद करेंगे? ग्लोबल में पॉसिबल नहीं, क्योंकि ग्लोबल लेवल तक पहुंचने के लिए या तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए स्टार्ट में ही, या आपको बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए कि माइक्रो लेवल से स्टार्ट करें फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए ग्लोबल लेवल पे पहुंचे। मैच्योर में, अच्छा मैच्योर इंडस्ट्री में सुन लीजिए, मैच्योर इंडस्ट्री में प्लस पॉइंट क्या है? मैच्योर इंडस्ट्री में प्लस पॉइंट यह है कि इसमें रिस्क नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कस्टमर कहाँ पे मौजूद है, क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कहाँ सेल करूंगा, कितने में बिकेगी, इसकी फिजिबिलिटी ऑलरेडी रेडीमेड मौजूद है और आप रिस्क फ्री बिजनेस कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। वो क्या कि इसमें कंपेटिटर ऑलरेडी इतने ज़्यादा मौजूद हैं, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या कंपेटिटिव एज हासिल नहीं कर सकते। जिस जगह पे पहले से कंपेटिटर मौजूद हो वहां पे याद रखिए पैर जमाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो कौन सी मार्केट? फ्रैगमेंटेड मार्केट में नहीं जाएंगे, तो पहले स्मॉल लेवल बिजनेस है, सेंट्रल, हाँ जी बिल्कुल ट्रेडिशनल। इमर्जिंग मार्केट प्रोबेबली रिस्की है, रिस्की है क्योंकि हो सकता है कि इसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही होते हैं लोग उसको पसंद ना करें, लेकिन साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं अगर आप इस मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली लॉन्च कर दें। जी ये 5 जेनेरिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री समझ आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद सेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कन्वर्जेंस। अभी तक हमने याद रखे 2 कंसेप्ट स्टडी किए हैं।
मैंने आपको बताया है इंडस्ट्री की डेफिनेशन और 5 टाइप्स इंडस्ट्री की। फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन सिर्फ एक डेफिनेशन की हद तक आपके सामने कंसेप्ट रखा है। इसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन किस तरीके से होती है और हमने कैसे करनी है ये हम सीखेंगे, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन को डिटेल में हमने बाद में स्टडी करना है। अब आगे चलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस किसे कहते हैं? कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज मिलती हैं और मिलके एक न्यू इंडस्ट्री क्रिएट करती हैं, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। यह है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस 2 तरह की होती है, डिमांड लेड कन्वर्जेंस और सप्लाई लेड कन्वर्जेंस, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में, ये अभी इसकी तरफ आते हैं। पहले कन्वर्जेंस के कंसेप्ट को समझिए। आज से देखें, आपके पास स्मार्टफोन है? अच्छा, इसमें कौन कौन सी ऐप है जरा मुझे बताइएगा। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? कॉल तो कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्ले स्टोर, शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस पे स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। इस पे म्यूजिक भी सुन सकते हैं, ठीक है। गेम्स भी खेल सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, अलार्म भी है इसमें, कैलकुलेटर भी है। चले बाबा, मैं काफी बस बाबा इतना बहुत है। ये आपने मुझे 10-12 चीजें गिनवा दी। हाँ, फ्लैश लाइट भी है। आज से 30-35 साल पहले ये सारी चीजें अलग अलग होती, 80s में अलग अलग होती थी। टार्च अलग है, वो इतनी बड़ी टार्च होती है, आपने शायद कभी देखी है पुराने में। हाँ जी, कैमरा भी है, कैमरा अलग होता था। और वो कैसेट प्लेयर अगर आपने देखा पुराना, वो टेप हुआ करते थे, वो अलग है। रेडियो अलग होता था, फ्लॉप, हाँ जी। और फिर इसके बाद जो है वो वीसीआर अलग होते थे जिन पे वो मूवीज वगैरह देखनी होती थी। टीवी अलग है, रेडियो। और आज ये सारी चीजें आपकी पॉकेट में मौजूद है। ये है कन्वर्जेंस, कि ये सारी इंडस्ट्री जो डिफरेंट थी वो सारी की सारी इंडस्ट्री इकट्ठी हो गई और एक न्यू इंडस्ट्री क्रिएट हुई, मोबाइल इंडस्ट्री। और इसने पिछली सारी इंडस्ट्रीज को डिमिनिश कर दिया, खत्म कर दिया और एक न्यू इंडस्ट्री क्रिएट हो गई। ये कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस अब 2 चीजों की वजह से आ सकते हैं। नंबर 1, कंज्यूमर्स डिमांड करें कि सर अब आप नई डेवलपमेंट ये कीजिए कि इस चीज को इस चीज के साथ इकट्ठा कर दीजिए। जब कंज्यूमर की तरफ से डिमांड आए ना कि सर अब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इस चीज को भी इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कंज्यूमर की डिमांड की वजह से जो कन्वर्जेंस होती है उसे कहते हैं डिमांड लेड कन्वर्जेंस। और जो मैन्युफैक्चरर, दूसरी ऑप्शन क्या है, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करे कि मैंने अपनी प्रोडक्ट के साथ किस चीज को मिलाना है और फिर उसके बाद अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है। यह है सप्लाई लेड कन्वर्जेंस। सप्लाई लेड कन्वर्जेंस, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनी, कुछ बड़ी कंपनीज के जो ओनर्स हैं, उनका कहना यह है कि कंज्यूमर हमें नहीं बताएगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, हम कंज्यूमर को बताएंगे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। बताइए ये अप्रोच क्या है, सप्लाई लेड कन्वर्जेंस या डिमांड लेड कन्वर्जेंस? सप्लाई लेड कन्वर्जेंस, ठीक है, जिसमें सप्लायर बताता है। ये दोनों तरह की कन्वर्जेंस है, ठीक है। यही हमें बता रहा है कि कन्वर्जेंस क्या है। दिस इज वेयर 2 or more इंडस्ट्रीज कम टुगेदर एंड सर्व द सेम मार्केट प्लेस। वेयर इंडस्ट्रीज मर्ज, जब भी इंडस्ट्री मर्ज होती है, सम न्यू मार्केट्स अपीयर एंड सम ओल्ड मार्केट्स। न्यू मार्केट्स क्या, मोबाइल वाली, मोबाइल मार्केट अपीयर हुई, सम ओल्ड डिसअपीयर हुई। कौन सी वाली? वो जो टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, वो जो टार्च हुआ करती थी, वो रेडियो, टेप, सब डिसअपीयर हो गए, ठीक है। उसकी जगह पे सिर्फ एक मोबाइल आ गया। कन्वर्जेंस की 2 टाइप्स क्या है? डिमांड लेड कन्वर्जेंस, कस्टमर ब्रिंग द इंडस्ट्रीज टुगेदर। कस्टमर इंडस्ट्रीज को लेके आता है, कस्टमर फोर्स करता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। जैसे क्या, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में कस्टमर जैसे जैसे अब कस्टमर्स की डिमांड आती है, स्मार्टफोन में ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर की कोशिश होती है कि वो कस्टमर को प्रोवाइड करें। बाय द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये इसकी एक एग्जांपल है। कस्टमर ने कहा जी हम जिस जगह पे जाए, सारी ज़रूरी चीज़ें जो हैं, हम कोई सॉन्ग सुनना चाहें, हम कोई
मूवी देखना चाहे, डॉक्यूमेंट्री देखना चाहे, कुछ भी करना चाहे वो हमारे पास अवेलेबल हो। स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी अवेलेबल मौजूद है। अब टीवी आपके साथ है, आप टीवी चैनल्स भी देख सकते हैं लाइव सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके, ठीक है। तो ये है हमारा डिमांड लेड कन्वर्जेंस। दूसरी टाइप क्या है? सप्लाई लेड कन्वर्जेंस। सप्लायर ब्रिंग द इंडस्ट्री टुगेदर, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, रिन्यूएबल एनर्जीज। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है ये सपोर्ट करती है सप्लायर्स को और ये कहती है कि आप इस सेक्टर पे, इस साइड पे काम कीजिए। जैसे पोल्यूशन जब ज़्यादा हुई तो गवर्नमेंट्स ने सर जोड़ के उन्होंने कहा अब क्या किया जाए कि ऐसे किसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम ना हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार्स का कंसेप्ट आया, रिन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट आया, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी ये भी इसकी एक एग्जांपल है। अब ये जाहिर है किसी ना किसी सप्लायर या इन्वेंटर के जहन में आइडिया आता है कि इस तरीके से इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, कंज्यूमर की तरफ से डिमांड नहीं है, ठीक है, आइडिया, तो वो हमारा सप्लाई लेड कन्वर्जेंस होगा। फिनटेक क्या है? फिनटेक असल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू फिनटेक, ठीक है, कि हम कैसे अपने फाइनेंस फील्ड में या अकाउंटिंग की फील्ड में टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है, ठीक है जी। ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी ये है कि आप जैसे जिस तरह आप आंखें बंद करें तो अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए मैं अगर कहीं थका हूं तो मैं क्या करूं, मैं आंखें बंद कर विजुअलाइज करूं कि मैं समंदर के किनारे बैठा हूं या किसी फॉर एग्जाम्पल पार्क में बैठा हुआ सुकून से चाय पी रहा हूं या एक सीनरी, अच्छी सीनरी, मतलब जो भी आप विजुअलाइज करते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या करती है? आपकी नज़रों के सामने वो सारा मंजर क्रिएट कर देती है। आपको एक्चुअली ऐसे लगता है कि जैसे आप उस जगह पे मौजूद हो और आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी ऐसे क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल जैसे वो गेम्स होते हैं, वो तो बिल्कुल छोटी एग्जांपल है कि गेम्स होती थी जिसमें बैठ के हम जहाज वगैरह चलाते हुए ऐसे सिमुलेशन में लगता है कि वाकई सच में जहाज चला रहे हो, वो इसकी एक एग्जांपल है। यह है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। और ऑगमेंटेड रियलिटी भी उसी की तरह की है, थोड़ा सा वेरिएशन है, दोनों का मतलब तकरीबन सेम ही है। तो ये हमारी कन्वर्जेंस की एग्जांपल्स है जी। आज के लिए बस इतना, मैनेजरियल पोर्शन में इतना कंसेप्ट। मुझे ये बताइए आज हमने क्या सीखा मैनेजरियल पोर्शन में? इंडस्ट्री की डेफिनेशन सीखी, इंडस्ट्री की टाइप सीखी, फिर इसके बाद हमने सीखा सेगमेंटेशन, फिर हमने कन्वर्जेंस। तीन कंसेप्ट, इंडस्ट्री, टाइप्स, सेगमेंटेशन और कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस की क्लियर, कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर होगा उसका आईकैप का रेफरेंस आपको साथ साथ मिलता रहेगा। लाजमी ये काम करना है, आईकैप की बुक से भी एक दफ़ा रीडिंग लाजमी करनी है और उसमें जो चीज़ें आपको लगे कि आईकैप की बुक में कोई एग्जाम्पल हो सकता है मौजूद हो, कोई सेंटेंस, कोई लफ्ज़ ऐसा हो जो आपको लगे अच्छा है, तो आपने उसे इस बुक के ऊपर जो नोट्स वाले हैं, हमारी वाली बुक, इसके ऊपर ना सिर्फ ऐड कर लेना बल्कि मुझे भी बताना है। मैं बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे, उनमें ये बात नहीं कहता होता क्योंकि उनमें साल से बुक पब्लिश हो रही है, मुझे पता है सारी चीज़ जो है वो कई दफ़ा चेक हो चुके हैं। लेकिन ये चूँकि फर्स्ट एडिशन है तो आप लोग इसको स्टडी कीजिए, इसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, मैं खुद मानता हूँ इस बात को। मतलब इसके बारे में, बाकी बुक्स के बारे में मैं तुम्हें स्टेटमेंट दे सकता हूँ शायद, लेकिन MFA की बुक के बारे में मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि सिर्फ इसी को पढ़ लीजिए और काफ़ी है। खास तौर पे मैनेजेरियल के पोर्शन में आपने आईकैप की बुक को भी पढ़ना है, ये चीज़ क्लियर है। इसमें मैंने ये स्टेटमेंट, मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे कंसेप्ट जो है उसकी समरी निकाल के यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टिल चांस है कि हो सकता है कोई कंसेप्ट इसमें शामिल ना हो रहा है क्या, तो आपने एक दफ़ा रीड लाजमी करना है। कोई कंसेप्ट आपको मिले ना सिर्फ ये कि नोट कर लीजिएगा बल्कि मुझे भी बताइएगा ताकि मैं अपने पास भी इसको ऐड कर दूँ। क्लियर जी? चलिए, अब आपके पास 3 मिनट की ब्रेक है। 3 मिनट की ब्रेक के बाद हमने फाइनेंशियल पोर्शन की तरफ जाना है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है चैप्टर 16 का, जो कि आईकैप का क्वेश्चन, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं।